तो अगर आपने भी मेरी तरह पीजी एरा का दौर सरवाइव किया है देन गिव मी अ हेल या, यू नो व्हाट, डोंट गिव मी। एक पीजी एरा की वीडियो है, आई बटन पर रहेगी, जो मैंने बनाई थी, वो आप देख सकते हो। तो गाइस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। आज हम देखेंगे टॉप 10 फैक्शंस ऑफ द पीजी एरा। 2008 से 2014 के टाइम पे ये एरा चला था। आई रिमेंबर किस तरह से WWE के साथ HD लिखा आने लग गया था एंड वी वर लाइक भाई ये HD का मतलब होता है क्या। हमने दुनिया भर की फुल फॉर्म्स लगा डाली लेकिन हमें उस टाइम पे नहीं पता चला। तो ये थी मेरी सबसे मेमोरेबल मोमेंट फ्रॉम द अर्ली WWE पीजी एरा। एंड फैक्शंस की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स 2-3 फैक्शंस छोड़ने वाले हैं और उन 2-3 फैक्शंस को आप देख सकते हो, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में। तो बढ़ते नंबर 10 पर जिसमें रखा है दी हर्ट डायनेस्टी। दी हर्ट डायनेस्टी आई डोंट थिंक सो कि काफ़ी लोगों को ये रिमेंबर रहेगी, मेरे को ये बखूबी याद है। इनफैक्ट ये द हर्ट फाउंडेशन की पैरोडी है, पैरोडी कह सकते हैं क्या, बट जो भी है हार्ट फाउंडेशन की अगली जनरेशन की फैक्शन कह सकते हैं, जिसमें डेविड हार्ट स्मिथ और टाइसन किड थे एंड बीच में नटालिया भी। ऑफ कोर्स लाइक लेजेंड है वो यार, ऐसे ही तो लेजेंड बनी है। लाइक मेरे को इस फैक्शन का सबसे मेमोरेबल चीज पता है क्या लगती थी कि टाइसन किड कुछ भी लाइक एक पंच भी मार देता था और थक जाता था ना, तो नटालिया आती थी और कंघे से उनके बाल सेट करती थी। एंड अगर आपने टाइसन किड के उस टाइम पे बाल नहीं देखे तो जरूर देखना भाई, यू विल बी लाफिंग सो हार्ड। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई गेस उस टाइम पे इनके पास टैग टीम चैंपियनशिप आई थी थोड़े टाइम के लिए, पता नहीं मेरे को ऐसा याद नहीं है। बट हाँ मेरे को जो मेमोरेबल मैच इनका याद है वो मैट हार्डी जॉन मॉरिसन के अगेंस्ट, वो जब जेफ हार्डी एंड सीएम पंक वाली राइवलरी चल रही थी ना, वो उस टाइम की बात है। बट आई वाज शॉक्ड टू सी कि भाई जो उस फैक्शन से ज्यादा लंबे टाइम तक सरवाइव किया वो नटालिया थी, नॉट डेविड हार्ट स्मिथ। तो आई डोंट नो कि इसको कैसे परसीव करना चाहिए। अगली फैक्शन है द कोर। द कोर भी भाई इसका थीम सॉन्ग मेरे को काफी वियर्ड लगता था, ऐसा लगता था कि कोई गेम शुरू हो चुका है, गेम का इंट्रो होता है ना वैसा, आई बी यू एंड ऑफ डेज। पहले तो वेड बैरेट की शक्ल पे मेरे को उस टाइम पे फेलियर नजर आता था, मतलब यार तुम NXT में कुछ नहीं उखाड़ पाए तो इसीलिए गुस्से में आके मेन रोस्टर में आए, सबको पीट रहे हो। देन आप मेन रोस्टर में नेक्सस जो फैक्शन थी वो नहीं संभाल पाए, देन आप स्मैकडाउन में जाके द कोर बना रहे हो। बेसिकली उसमें जो आपका न्यू एडिशन था वो सिर्फ इजीकियल जैक्सन था, बाकी वो तुम्हारे नेक्सस के बंदे थे, हीथ लेटर और जस्टिन गैब्रियल। मेरे को इतना पता है कि इस फैक्शन ने उतना कुछ बड़ा इम्पैक्ट तो क्रिएट नहीं कर पाया था, बट हाँ इनकी और नेक्सस की जो राइवलरी चली थी रॉयल रंबल 2011 में, आई थिंक वो कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत ठीक थी। बट अदरवाइज लाइक द कोर लाइक कंपेयरिंग टू नेक्सस आई थिंक कुछ भी नहीं थी। तो द कोर नाम जो है प्रीटी मच पैरोडी बन गया अपने ही नाम का। अगली है स्ट्रेट एज सोसाइटी। ओ भाई स्ट्रेट एज सोसाइटी के बारे में तो पूरी वीडियो बना रखी है। एंड स्ट्रेट एज सोसाइटी काफी बेकार फैक्शन लगती थी क्योंकि वो गंजा करती थी भाई, मतलब ऐसा लगता था ना कि आपको गंजा करने आ रहे वो, क्योंकि वो फैन को उठा के गंजा करते थे। बट कसम से बता रहा हूँ ये जब मेरे को बाद में पता चला था 2015 या 16 के टाइम पे कि जो वो ल्यूक गैलोस थे वही वो बंदे थे जो फीस्टस का रोल प्ले कर रहे थे, जो जैसी फेस्टस की टैग टीम थी उसमें कि जैसी घंटी बजती थी वो एक्टिवेट हो जाता था। तो मेरे खुल गए भाई मतलब मैं बोलना नहीं चाह रहा वो वर्ड, मेरे वो चीज खुल गए। मैं कह रहा यार ये तो कुछ अलग ही लेवल पे चीज ऑपरेट हुई, हमें क्या पता थी कि ये दोनों सेम बंदे हैं। बट अभी तो इन फैक्शंस के बारे में जो बात करूंगा मैं वही यही कि आई थिंक लाइक सीएम पंक का ये छोटा सा जो टेन्योर रहा इस फैक्शन के साथ, आई थिंक सीएम पंक को ट्रांजिशन करने में बहुत हेल्प मिली फ्रॉम दैट बेबी फेस पंक टू लेट्स जस्ट से कि नेक्सस वाला पंक। तो वो जो बीच में इनका जो ये वाला फेज आया था आई थिंक इसने बहुत ज्यादा हेल्प करी, अगर ये नहीं होता तो शायद बहुत डिफिकल्ट भी हो सकता था सीएम पंक के लिए। अगली फैक्शन है ला फैमिलिया फ्रॉम 2007 टू 2009। यस 2007 से 9 के टाइम पे भी हमें फैमिलीज देखने को मिलती थी जिसमें एज, विकी गरेरो, चावो गरेरो, कर्ट हॉकिंस, जैक राइडर। मेरे को कर्ट हॉकिंस और जैक राइडर पता नहीं ये लोग कहाँ से ढूंढ के लाते हैं ऐसे सुपरस्टार्स को कि दोनों सेम लगे भाई, या पता नहीं क्या मेकअप करते थे या क्या करते थे, मेरे को दोनों जुड़वा लगते थे। मैं कभी डिफरेंस नहीं पता कर पाया था इन दोनों के बीच में, प्रॉबेबली एज भी नहीं कभी कर पाए होंगे इन दोनों के बीच डिफरेंस। बट इस फैक्शन का जो मेन मोटिव था वो ये कि टू मेक श्योर कि एज के पास चैंपियनशिप रहे, पता नहीं क्यों, लाइक व्हाट इज द पॉइंट, लाइक यू आर विकी गरेरो। एंड मैं ये सोचता हूँ कि विकी गरेरो के लिए कितना डिफिकल्ट हुआ होगा ये रोल प्ले करना, दैट आप एडी गरेरो की रियल लाइफ वाइफ हो, एडी गरेरो जा चुके हैं, आपको रोल प्ले करना है कि हाँ आप एज के साथ अफेयर कर रहे हो। ओ माय गॉड
दिस इज सम नेक्स्ट लेवल ब्रो। बट विकी गरेरो काफी बड़ा पार्ट कहूंगा मैं एज के उस हील करियर की, जहां पर वो स्मैकडाउन में रहते थे, जिसमें विकी गरेरो हेल्प करती थी। भाई विकी गरेरो ने बहुत हेल्प करी हमें एज को हेट करने में। एंड ला फैमिलिया जो पूरी फैक्शन थी, मैं कहूंगा कि एज सच उतना बड़ा नाम क्रिएट नहीं कर पाई, बिकॉज एज जो थे वो पूरे ओवरशैडो कर रहे थे चावो गरेरो, हॉकिंस एंड जैक राइडर को। बिकॉज ये लोग जो थे ये एज सच उतना कुछ इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे थे एज इंडिविजुअल और एज टैग टीम जितना एज कर रहे थे। तो इसीलिए ला फैमिलिया हमें उतना याद नहीं आता एज नेम और एज फैक्शन। बट स्टिल यार वो दिन देख के भी नॉस्टैल्जिया आ जाता है। नंबर 4 पर इन्होंने रखा है लेगेसी को फ्रॉम 2008 टू 2010, जो कि बनता भी था। लाइक लेगेसी ने डिस्ट्रॉय, अबे रॉयल रंबल 2009 खत्म कर दी भाई। रैंडी ओटन, डिबियासियो, रोड्स, इन्होंने ऐसा डोमिनेट किया कि दे मेक श्योर कि हाँ रैंडी ओटन ही रंबल जीते। और रेसलमेनिया 25 तक रैंडी ओटन गए एंड वहां पर WWE चैंपियनशिप अनफॉर्चुनेटली हार गए। हार क्या गए मतलब जीती कब थी, वो तो ट्रिपल एच के पास ही चैंपियनशिप थी। बट इन दी एंड रैंडी ओटन के पास चैंपियनशिप भी आई, इनके बीच दरार भी पड़ी। मेरे को वो याद है स्टार्टिंग में जब ये रिक्रूट हो रहे थे ना रैंडी ओटन की टीम में, इससे पहले सिम स्नूका और चार्ली स्नूका और मानू करके भी सुपरस्टार्स हुआ करते थे। तो काफी वियर्ड तरीके से रैंडी ओटन ने इस फैक्शन को पिक किया था। एंड मेरे हिसाब से अगर ये थोड़ा और लंबा चल जाती ना तो रैंडी ओटन को उनकी टीम के बहुत कोर मेंबर्स मिल जाते हैं। एंड शायद DX की तरह ये लेगेसी जो थी ना, इसकी भी एक अलग ही लेगेसी बन सकती थी। आई थिंक बहुत जल्दी खत्म हो गया। मे बी शायद टेडी बियासे को जल्दी थी कि कब मैं सिंगल सुपरस्टार्स में आके मरीज के साथ फ्लर्ट करूं। नंबर 3 पर इन्होंने अथॉरिटी को रखा है। वेरी वियर्ड बिकॉज लाइक अथॉरिटी इज अ फैक्शन, अथॉरिटी इज अ कमोडिटी ब्रो। 2013 से 2016 तक रही है, जिसमें लाइक ऑलमोस्ट सारे हील सुपरस्टार्स, कैन वी जस्ट से कि सारे हील सुपरस्टार्स ही थे। मतलब ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन के द्वारा बनाई हुई ये टीम, जिसके करता धरता थे सेथ रॉलिंस एंड केन। लाइक केन तो सूट बूट में और भी ज़्यादा हेट करने के लायक बन गए थे। पहली बात तो वो बिना मास्क के अच्छे ही नहीं लगते, सूट बूट में तो सही में बेकार ही लग रहे थे। बट जो इनका एजेंडा था मेरे हिसाब से वो पूरा फुलफिल हो रहा था इस दौरान। तो लाइक नो शॉकर कि हाँ इनको नंबर 3 पर रखा गया, शायद नंबर 2 पर भी आ सकते थे। बट देखने वाली बात होगी नंबर 2 और 1 पे कौन है। और नंबर 2 पर है द वाइट फैमिली, तो बस फिर तो बनता ही नहीं था। इसका मतलब मेरे को पता है नंबर 1 पर कौन है। बट एनीवेज वाइट फैमिली के बारे में भी बात कर लेते हैं मेरे हिसाब से। चलो ठीक है, शील्ड भी बता देता हूँ कि नंबर 1 पर द शील्ड रखी है इन्होंने, जो कि बनता था। लाइक नंबर 1 एंड 2 फ्रॉम PG एरा, जो कि मैं कहूँगा कि फैक्शंस हमें देखने को मिली वो शील्ड और वाइट फैमिली ही थी। इन दोनों ने ऐसा डिस्ट्रक्शन मचाया है कि जो आज की जनरेशन के फैंस हैं या फिर जो PG एरा के फैंस हैं उनके दिल में छाप छोड़ रखी है। लाइक जो उस टाइम पर देखना शुरू कर रहे होंगे ना, देयर इज 99.9% चांस कि इन दोनों फैक्शंस में से ही कोई सुपरस्टार होगा जो कि उनका फेवरेट होने वाला है या इनकी वजह से उन्होंने देखनी शुरू करी, बिकॉज दे वर डूइंग सच अ मैसिव थिंग। एंड वाइट फैमिली तो उस टाइम पर जिस तरह से ऑपरेट हो रही थी, मतलब जो केन को तबाह किया था, मतलब अगर आप केन को इस तरह से कर रहे हो ना, देन देयर इज नथिंग यू कैन नॉट डू। और ब्रॉन स्ट्रोमन का जिस तरह से इंक्लूजन हुआ, मतलब पहले तो जब 3 थे ऐसा लग रहा था कि भाई अब इन्हें कौन रोक पाएगा, बट जब ब्रॉन स्ट्रोमन आया अलग ही मिस्ट्री के भाई ये कौन पहाड़ आ गया इनके पास हाथ। ऐसे ही द शील्ड के साथ, द शील्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि उनके पास अथॉरिटी थी, और जब तक अथॉरिटी थी वो मतलब अलग ही कर रहे थे। एंड सबसे बड़ी चीज उनकी एंट्रेंस, लाइक वो भीड़ में से निकल के आ रहे हैं, वो मास्क पहन के आ रहे हैं, तो वो जो उनका कैरेक्टर था मेरे हिसाब से वो भी लोगों के दिलों में छाप छोड़ गया। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये तीनों सुपरस्टार्स इंडिविजुअली अपने आप को इवॉल्व कर पाए, एंड जिस वजह से हमें 3 बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से अगर फैक्शंस की बात करें, नॉट ओनली 2012 या 14 या आई थिंक पिछले डेकेड को द शील्ड ने डोमिनेट किया। नो मैटर इफ यू अग्री और नॉट, बट द शील्ड का ईयर था पिछला साल, फिर चाहे वो एज फैक्शन और एज सिंगल सुपरस्टार्स। सो या ये थे कुछ ऐसी फैक्शंस PG एरा की जो कि इन्होंने रेट करी। पर्सनली अगर मेरे को रखना हो कि हाँ मेरी टॉप फैक्शंस कौन सी रहेगी, ऑफ कोर्स नंबर 1 पर द शील्ड, नंबर 2 पर अथॉरिटी, लेकिन नंबर 3 पर मैं रखना चाहूंगा लेगेसी को, बिकॉज है कुछ यादें हैं ना उसके साथ। तो और लेगेसी को पता नहीं, मतलब अब मेरे को लगता है रेट्रोस्पेक्ट में जाके कि शायद बहुत कुछ ज्यादा कर सकती थी। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स ऑन दिस, एंड कोई ऐसी PG एरा की फैक्शन जो कि आपको पसंद थी, इनमें से ही कोई, या फिर आई डोंट नो किसके अलावा भी और कोई और होगी। कमेंट्स में लिखकर बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
रेस्लिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच टर्म था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को